हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर चल रहा है हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स। और इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार बता देता हूँ। हमने हैलोल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी दो, एक पढ़ी थी फ्रॉम एल्कोहल्स और दूसरी पढ़ी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ही हैलोरीन्स की दो प्रिपरेशन पढ़ी, एक फ्रॉम बेंजीन, एक पढ़ा था फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हैलोल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक पढ़ी थी हमने रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है। इसके अलावा हैलोअरीन्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी बात तो कर लेते हैं पहले। हैलोअरीन्स में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, हैलोल्केन्स में 3 कौन सी थी? एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, दूसरा एलिमिनेशन थी, और तीसरा थी रिएक्शन विद मेटल्स। ऐसे ही 3 केमिकल प्रॉपर्टी हैलोरीन्स में है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ चुके हैं, जो यूजुअली नहीं होती है। आज हम बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि हैलोरीन्स में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे हैलोल्केन्स में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हैलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होती नहीं। Instead of undergoing nucleophilic substitution reaction, haloarenes prefers to go electrophilic substitution reaction। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है हैलोरीन्स में। तो उसका रीजन मैंने कल बता दिया था कि हमने हैलोरीन्स में क्लोरोबेंजीन लिया था, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से जो हैलोजन एटम है, यानी कि जो क्लोरीन है, उसने एक्वायर कर लिया था पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की वजह से ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा? नेगेटिव लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसी वजह से ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को ये अट्रैक्ट भी करेगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। देन हाइड्रोजन। ठीक है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, जिसमें रिएक्शन आती थी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके आपने मैकेनिज्म भी पढ़े थे। ठीक है, यूजुअली कौन कौन से हैं? देखो, हेलोजन एटम, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। दिस इज हेलोजन एटम, ये है नाइट्रो ग्रुप, ये है, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये पढ़ा भी होगा तुमने। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। और भाई इसको पढ़ते हैं एसाइल ग्रुप, RCO। ठीक है, ये जितने भी इनके जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, जैसे हेलोजन है तो Cl पॉजिटिव अभी बताया, नाइट्रो है तो NO2 पॉजिटिव, मतलब ये ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोफाइल जो वो स्ट्रॉन्ग होंगे। देन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? H पॉजिटिव। हेलोजन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? हेलोजन मान लो क्लोरीन है तो ये हो गया Cl पॉजिटिव। समझ आया? नाइट्रो का है तो NO2 पॉजिटिव। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये वाले, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन भाई किससे स्ट्रॉन्ग है ये? इससे, हाइड्रोजन से। और ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। बस इतना याद करना है। ठीक है, वैसे हमने क्लास 11th में एरीन यानी बेंजीन में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इसमें बेंजीन में हैलोजिनेशन भी आता है, नाइट्रेशन भी आता है, सल्फोनेशन भी आता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी आता है। तो करते हैं रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो सभी का एक ही फॉर्मेट है, बहुत अच्छे से समझें और इनको याद ही करना है तुम्हें, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजेन्स में, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे आज हैलोजिनेशन, ठीक है भाई। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में वही है, एक वो प्रोसेस है जिसमें हैलोजन एटम जो है वो बीइंग ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द रिंग, ठीक है। अब जैसे हेलोरिन लेना है तुम्हें, सबका सेम फॉर्मेट रहेगा, अच्छे से समझो इसको। मान लो हेलोरिन आपने लिया क्लोरोबेंजीन, राइट, इसका हमने कर दिया हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कर दिया, मान लो हमने इसका क्लोरिनेशन ही कर दिया। हैलोजिनेशन हम हमेशा कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 BF3, कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, इसको ध्यान से समझो। जैसे Cl2 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब क्लोरीन जो है, वैसे इसका मैकेनिज्म कराऊं तो होमोलिटिक फिजन होगी, तो क्या बन जाएंगे इसमें, मैकेनिज्म छोड़कर दो क्लोरीन एटम दिखा दी मैंने ऐसे। अब ये क्लोरीन जो है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कौन से हाइड्रोजन की, तो रिंग के हाइड्रोजन को। अब क्वेश्चन ये है हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन के पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है। तो क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा। सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी हो सकता है, तो इसमें दो केस बनेंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा, मैं रिंग दिखा देता हूँ पहले, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अच्छा, एक क्लोरीन जो है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से ध्यान रखना, कुछ मॉलिक्यूल तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और कुछ कराएंगे पैरा पे। इसमें बाय प्रोडक्ट में आप निकाल सकते हो, जैसे Cl2 लिया है तो इसमें बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl, ठीक है। ये मत सोचना दो क्लोरीन आ गए, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखना। तो कुछ मॉलिक्यूल जो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे कराएंगे, ऑर्थो यानी पहली और दूसरी पोजीशन, और कुछ कराएंगे पैरा पे, पैरा यानी कि पहली और चौथी पोजीशन। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं फटाफट से। ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, और ये हो गया 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और दोनों में दो प्रोडक्ट बनेंगे तो ऑफ कोर्स एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा वाला। रीजन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, इसकी सिमेट्री की वजह से जो चीज सिमेट्रिकल होती है वो होती है स्टेबल, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और एक शॉर्टकट बता देता हूँ आगे के लिए, कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो दो केस बनते हैं उसमें। क्या तो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पैरा पे, जिसमें पैरा मेजर हो गया, और दूसरा केस है या सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पे। शॉर्टकट ये है, इसको आगे के लिए याद रख लेना, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो हमेशा प्रोडक्ट देगा ऑर्थो एंड पैरा। बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ा है, जैसे इसके पास 3 लोन पेयर है ना, इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए थे, तो इसने डोनेट ही किया था रिंग को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है बेंजीन से तो हमेशा वो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखने को मिला था ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा थी, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो होगा उल्टा, तो वो होगा मेटा डायरेक्टिव, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप में बेसिकली हम दो ही यूज करते हैं एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, एक तो भैया नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको आगे तक याद रख लेना, और एक कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होंगे। उसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ना, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, समझ आ गया। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादा।
डोनेटिंग वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कोर्स ऑर्थो पैरा पे होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे होगा। विड्रॉइंग वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी मेटा के केस में, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होता है मेटा पे। वो तो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लगेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसके बेसिस पर। ये क्लियर हो गया? ऐसे ही चलो आगे चलते हैं। अब नोट्स में मैंने एक चीज एक्स्ट्रा तुम्हें लिखवाई हुई है, जो कि शायद क्लास 11th में भी मैंने तुम्हें बता ही दिया होगा, कि हम तो अगर हैलोजेन्स की बात कर रहे हैं, नोट करके मैंने 2 रिएक्शन लिखवाई है, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टॉलिन भी बोलते हैं, इसके 2 केस हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर, रिंग में होगा तो सबको पता है, क्लोरीनेशन करा दें, और इसका भी करा दें क्लोरीनेशन, एक सनलाइट की प्रेजेंस में हीट कर दें, और एक वही है लेविस एसिड ले लें, एनहाइड्रस AlCl3, और ये रिएक्शन होगी डार्क रिएक्शन। दोनों में फर्क समझना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है लेकिन हैलोजेन्स में नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं एल्काइल बेंजीन यानी मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन की। तो इसमें 2 केस बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराना है, ठीक है, एक सनलाइट, एक डार्क रिएक्शन, एक सनलाइट की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब करते हैं कि इस रिएक्शन में होगा क्या। देखो भाई, इसको एक बार मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, 2 रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करना है तुम्हें और इसको समझ भी लेना। पहले बात कर लेते हैं डार्क की और फिर बात करते हैं सनलाइट की। सबसे पहले बात करते हैं डार्क की। देखो डार्क का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा वो जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन अंदर नहीं करा पाएंगे, रिंग के बाहर रहेंगे, ठीक है। पहले मैं इनके प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या होगा। CH3Cl प्लस अगेन CH3Cl, ठीक है, 1 2 1 4। ये इसकी नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं हम, 1 2 डिपेंडिंग कि हमने नेमिंग किस तरीके से करनी है, 1 4। ये तो बनेगा 2 क्लोरोटोलिन और ये बनेगा 4 क्लोरोटोलिन। ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल है तो मेजर प्रोडक्ट होगा यही, ये तो बता ही दिया मैंने। अगर रिएक्शन हम डार्क कराएंगे तो प्रोडक्ट ये बनेंगे, मेजर होगा वो, ये होगा माइनर। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सनलाइट का मतलब उजाला, इस बार जो सब्स्टिट्यूशन है, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो रिंग का ना निकल कर वो यहां से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। बाय प्रोडक्ट इसमें भी H से निकलना है और इसमें भी H से निकलना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी नेमिंग करो। इसको सिंपल हम लिख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो ये तो है साइड चेन हैलोजिनेशन और ये है रिंग में हैलोजिनेशन यानी रिंग में सब्स्टिट्यूशन। वो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है, रिंग में सब्स्टिट्यूशन है। तो ये टॉलिन की 2 रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो मैं बता दूं मिथाइल होता है एल्काइल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ही आता है एल्काइल ग्रुप, ये ध्यान रखना। लेकिन कंडीशंस का फर्क है, डोनेटिंग इसलिए ऑर्थो पैरा तो है ही, डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा जब होगा तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर यानी रिंग में होगा सब्स्टिट्यूशन। सनलाइट यानी उजाला, उजाला यानी कि हम अंदर जा सकते हैं, यानी कि साइड से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये रिएक्शन मैंने एक्स्ट्रा नोट्स में तुम्हें लिखवा रखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इस रिएक्शन को तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद
ये तो हो गया हेलोजनेशन। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन ग्रुप की, नाइट्रेशन प्रोसेस की। दूसरा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बीइंग ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। कहां से? रिंग से ही होगा। तो अगेन हम हेलोरीन ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि हेलोरीन्स में चल रही है केमिकल प्रॉपर्टी। अब मान लो आपने हेलोरीन ले लिया, अगेन क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन कराना है तो कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो, रिएजेंट तो लेना पड़ेगा। तो नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं? नाइट्रिक एसिड। सबको पता ही होगा नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस कैटलिस्ट का काम करेगा की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या करना है? हीट। एक चीज और बता दो, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूजुअली हम हीट करते हैं सभी रिएक्शन में, तो इसमें भी हम हीट करेंगे या कुछ रिएक्शन में वार्म सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सबको पता है सब्स्टिट्यूशन होगा। नाइट्रो ग्रुप जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा रिंग से, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबको पता है। नाइट्रो तो जुड़ा ही है, सॉरी क्लोरीन तो जुड़ा ही है। एक बार नाइट्रो आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आ जाएगा पैरा पे। ऑफ कोर्स पैरा वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। इसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और ये हो गया 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, जो कि क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, OH यहां से तो निकल जाएगा वाटर। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द रिंग हेलोएरीन्स के केस में। क्योंकि क्लोरीन तो डोनेटिंग है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन और तो पैरा भी होगा। समझ आ गया सबको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हेलोरीन्स पे, जिसमें एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा डिस्प्लेस करेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। तो इसकी एक रिएक्शन है जो मैंने लिखवा रखी है तुम्हें, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये हो गया। प्लस बचेगा क्या? हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, उसको क्रिएट करना या उसको एक्टिवेट करना, ये रोल होता है। ठीक है, तो हमेशा नाइट्रेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड जरूर लेते हैं, ये ध्यान में। चलो अब चलते हैं आगे। तीसरा हम आते हैं सल्फोनेशन पे। इसमें आते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन वो प्रोसेस है जिसमें वही है सल्फोनिक एसिड ग्रुप बीइंग ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द रिंग। तो तीसरा प्रोसेस इसमें आता है सल्फोनेशन। देखो भाई, कोई भी बना देगा रिएक्शन, हेलोरीन लेना है सबको पता है, उसी में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सल्फोनेशन कराने के लिए कोई रीजेंट तो लेना ही पड़ेगा हर बार, और ऐसा रिएजेंट जिसमें कौन सा ग्रुप हो? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड, आसान है याद करना, N से नाइट्रेशन, N से नाइट्रिक एसिड, S से सल्फोनेशन, S से क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐसे ब्रेक करके लिख देते हैं SO3H कंसंट्रेटेड। ये वही तो है H2SO4। ये अलग से दिखा दिया ना हमने इलेक्ट्रोफाइल को। ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम द रिंग, हीट करना ही है, वही है, सब कुछ सेम है। एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। और इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? सबको पता ही होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें। ठीक है, और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, OH यहां से बचेगा, तो वही है वाटर निकलना है। अब इसकी नेमिंग करा देता हूं। इसकी नेमिंग बनेगी 4 क्लोरो, और ये सारा क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब बेंजीन पे आता है SO3H ग्रुप। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये भी सबको पता है, ये बनेगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या था? क्लोरोबेंजीन।
तो अगेन ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, वीक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है जो कि रिंग से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा है बेंजीन से, तो सब्स्टिट्यूशन दो जगह होगा, ऑर्थो और पैरा, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू सिमेट्री। अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता है और सब्स्टिट्यूशन कराते तो हमेशा मेटा पे होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब आते हैं ई पार्ट पे, डी पार्ट पे, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, या तो होगा ना कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल थे, हेलोजन एटम, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। देन हाइड्रोजन, तो हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एल्काइलेशन। तो इसमें नेम रिएक्शन भी आती है, डी पे आ गया, कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस नाम से एक रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, वही लेना है, हेलोरीन सबको पता है, कोई चेंज नहीं है। एल्काइलेशन यानी हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें एल्काइल ग्रुप हो, तो इसमें आप हेलोलिन ले सकते हो, सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं इसको जैसे एग्जांपल से बता देता हूँ। हेलोलिन ले लिया CH3Br, किसकी प्रेजेंस में होता है एल्काइलेशन, लेविस एसिड लेना है कोई भी और कर दो हीट, तो ये एक एल्काइल ग्रुप है, सबको पता है, मिथाइल है। ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, कहाँ से करेगा, डोनेटिक ग्रुप है ना, ऑर्थो और हमेशा पैरा में सब्स्टिट्यूशन होगा, तो करा दो भाई, जोड़ दो इसको। देखो क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया यहाँ पे मिथाइल, और एक बार जुड़ेगा क्लोरीन के साथ मिथाइल कहाँ पे, पैरा पे। ठीक है, सबको पता है ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। हाइड्रोजन निकला इससे, चाहे वो ऑर्थो से निकला हो कुछ मॉलिक्यूल से, चाहे वो पैरा से निकला हो। तो अगर इसको थ्योरेटिकली बैलेंस करें तो हाइड्रोजन निकलेगा, Br बचा तो इसमें बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HBr। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग ऐसे हो सकती है इसकी, दिस इज 4 क्लोरोटोलिन और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरोटोलिन। ये क्या है, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन प्रोसेस नाम से पता लग रहा है वो प्रोसेस जिसमें कोई एल्काइल ग्रुप जो है वो बीइंग a strong electrophile will displace the hydrogen atom from the ring। क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल सही है सब कुछ। ऐसे ही अब एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें, एल्काइलेशन हो गया, तो इसमें लास्ट कौन सा बचता है, एसाइलेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है सब कुछ, कोई फर्क नहीं है, बस रिएजेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ना RCO, इसको हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, किसमें होता है, ये एसिड क्लोराइड पे होता है, RCOCl, RCO आ गया ना। ठीक है, या एसिड एनहाइड्राइड में भी होता है, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। मान लो आपने लिया क्लोरोबेंजीन, हेलोरिन आप कोई भी ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। आप करा रहे, आपने इसको ट्रीट करा दिया एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड जिसको हम एल्केनॉइल यानी कि ये दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। ठीक है, वही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लेविस एसिड तो लेते ही हैं, एनहाइड्रस AlCl3 और करना है हीट। सब्स्टिट्यूशन में सब में हीट करना होता है, अब हम सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सबको पता है RCO ग्रुप तो भैया ये है ना, इसी ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, एसाइल ग्रुप बोल रहे थे इसको। ये बीइंग अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से, सबको पता है। हाइड्रोजन निकलेगा एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो भाई, नहीं प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले देखो, क्लोरोबेंजीन है तो जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि बॉन्ड ये टूटा है, ध्यान रखना। तो ये बन गया COCH3, एक बार ऑर्थो और एक बार हो जाएगा पैरा, COCH3। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देंगे, बहुत इजी नेमिंग है इसकी। ये हो गया 2 क्लोरो और ये सारा क्या बन गया कीटोन यानी एसिटोफिनॉन। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है,
दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ के बनाएंगे HCl। ठीक है भाई, तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसमें एसाइलेशन में हम या तो एसिड क्लोराइड लेते हैं या कई बार हम एसिड एनहाइड्राइड भी लेते हैं। मान लो इसकी जगह हम ये ले लेते हैं एनहाइड्राइड, RCOOCOR। एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में, RCOOCOR'। आप दोनों सेम है ना इसमें, RCO ग्रुप। तो मान लो ये वाला RCO ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूशन करा देगा और तो पैरा में प्रोडक्ट तो वही बनेगा, लेकिन सिर्फ बाय प्रोडक्ट का फर्क आएगा। बाय प्रोडक्ट क्या, इधर से क्या बचा CH3COO और हाइड्रोजन वहां से, तो इस केस में बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, एसिडिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सारा सेम प्रोडक्ट होंगे यही। तो स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमने पढ़ी हैलोजेन्स में। हालांकि ये हमने क्लास 11th में बेंजीन में भी पढ़ी थी। बेंजीन में हैलोजनेशन, बेंजीन में नाइट्रेशन, बेंजीन में एल्काइलेशन, बेंजीन में एसाइलेशन, बेंजीन में सल्फोनेशन, तो सारे की सारी क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डिस्प्लेस करते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि हाइड्रोजन एटम है इसका रिंग का फोर्स। क्लियर, लेकिन ये हमने पढ़ा हेलोरीन्स में, समझ आ गया। चलो इसके बाद आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी हेलोरीन्स की, जिसके बाद रिएक्शन पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी थी जो हमने आज पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी इसमें वो आती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स हैलोजेन में भी तो तीन पढ़ी थी, पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन जिसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, और तीसरी थी रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें भी तीन है। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो नहीं होती है यूजुअली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हमने कराई थी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया था और एक नई रिएक्शन आई थी डोज प्रोसेस। दूसरी आज पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में बड़े ध्यान से समझना है, इसमें दो रिएक्शन पढ़ेंगे हम। रिएक्शन ऑफ हेलोरीन्स, हेलोरीन, मान लो हेलोरीन ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, वही है विद सोडियम मेटल। पहले तो इसमें दो रिएक्शन है, ध्यान रखना, एक तो विद सोडियम मेटल, ठीक है, अब कुछ कुछ फॉर्मेट ये वुड्स रिएक्शन वाले ही है, उसमें हेलोल्केन था, इसमें हेलोरीन है, सिर्फ इतना फर्क है। RX उल्टा करके लिख दिया, वहां पे एल्काइल है, यहाँ पे अराइल है। दो सोडियम लेना है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। इसमें क्या निकल जाएगा भाई, इसमें निकलेगा 2NaCl, ठीक है, और दो रिंग जुड़ जाएंगी, इसको हम डाइफिनाइल भी बोल देते हैं, या इसको हम IUPAC नेमिंग के हिसाब से इसको फिनाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो हेलोरीन ले लिया हमने दोनों, क्लोरोबेंजीन है दोनों, इसको ट्रीट करा दिया सोडियम मेटल के साथ। और ये भी एक रिएक्शन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिक। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक तो वुड्स रिएक्शन होती है, एक वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है और एक फिटिक होती है। ये फिटिक है, इसमें एक रिएक्शन और आती है, हेलोरीन्स में लिख दिया मैंने उसको। सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है कि अगर हमने दोनों हेलोरीन लिया तो फिटिक बना, दोनों हेलोल्केन बना तो वुड्स लिया, और क्योंकि वुड्स और फिटिक दो अलग नाम है तो दोनों चीज अलग होगी, एक हेलोल्केन और एक हेलोरीन। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ क्लोरोबेंजीन हेलोरीन, और यहाँ पे ले लूँ मैं हेलोएल्केन, उल्टा करके लिख रहा हूँ, अगेन ड्राई ईथर एज ए कैटलिस्ट, दो लेके, और फॉर्मेट सब कुछ सेम है। ये निकलेगा, बीच वाला निकालना है तुम्हें, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, और बेंजीन के साथ मिथाइल जुड़ेगा तो ये बन गया भैया टॉनिन। तो ये कन्वर्जन भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तुम्हें करनी है, नेम रिएक्शन है।
एक तो थी वुड्स, वुड्स में क्या थे, सबका सेम फॉर्मेट है, वुड्स में दोनों हेलोल्केन थे, फिटिक में दोनों हेलोरीन है, और वुड्स फिटिक का मतलब भैया ये अलग और ये अलग, तो ये अलग और ये अलग, यानी एक हेलोरीन एक हेलोरीन, सेम फॉर्मेट। तो मेरे ख्याल से रिएक्शंस को लर्न करना आसान है, ठीक है। कल 12 नेम रिएक्शन हमने पढ़ी थी, 2 नेम रिएक्शन ये आ गई हैं, तो टोटल नेम रिएक्शन हो गई है 14, ठीक है, जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोरीन्स की होती है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म डीडीटी, फ्रियोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हैलोजेंस के जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, ठीक है, और जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करना है, तो चैप्टर को थॉरली अच्छे से पढ़ लो, रिएक्शंस को बार बार लिख के देखो, बार बार पढ़ो, बार बार याद करो, क्योंकि इस चैप्टर की रिएक्शंस अगर तुम्हें लर्न होंगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस को भी कर सकते हैं अच्छे से, तो ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। एक इसमें आयोडोफॉर्म और पढ़ना है हमें, ठीक है, कंपाउंड आयोडोफॉर्म। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको डिस्कस। और उसके बाद हमने इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और पढ़ना है, ठीक है, जो कि एक अलग ही पार्ट है। तो रिएक्शन पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, हेलोल्केन्स हेलोरीन्स का। रिएक्शंस इतनी ही हैं, इनको अच्छे से थॉरली लर्न कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।